अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर्बर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। चौथी रात की बात थी। मैं कोठरी में जाग रहा था और बाहर वजीर अली पहरा दे रहा था। रात के 3 बजे होंगे कि मुझे सांप के फंकारने की आवाज़ सुनाई दी। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वजीर अली ने भी सांप की फंकार सुन ली थी। बाहर से इसने मुझे आवाज़ दी, जाग रहे हो? मैंने सांप की फंकार सुनी है, वो आ गया है। मैंने कहा, हाँ मैंने भी आवाज़ सुनी है, होशियार रहना, सांप बचकर ना जाए। फिक्र न करो, मैंने कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना, ये कहीं तुम पर भी हमला न कर दे। वजीर अली ने जवाब दिया, मैं इसे इतनी मोहलत नहीं दूंगा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। जैसे ही वो तुम्हारी कोठरी की तरफ बढ़ा, मैं इसे वहीं खत्म कर दूंगा। इसके बाद खामोशी छा गई। सांप की फंकार सुनाई न दी। कोई आधे घंटे के बाद फंकार बड़ी करीब से सुनाई दी। इसके साथ ही बंदूक के फायर का धमाका हुआ। वजीर अली ने ऊंची आवाज में कहा, मार डाला, मार डाला। फायर के धमाके की आवाज सुनकर कादिर खान भी बाहर आ गया था। इसने वजीर अली से पूछा, क्या हुआ? वजीर अली बोला, सांप कोठरी की तरफ आ रहा था, मैंने इस पर फायर कर दिया। वो जरूर मर गया होगा। मैंने अंदर से कहा, मैं बाहर आ रहा हूँ। कादिर खान की गुस्से वाली आवाज बुलंद हुई, खबरदार बाहर मत निकलना। मैं कोठरी में ही बैठा रहा। वजीर अली और कादिर खान की आवाजें कभी करीब से आई और कभी कुछ दूर चली जाती। शायद वो सांप की लाश को तलाश कर रहे थे। दोनों सांप की लाश को तलाश करते हुए वापस कोठरी के पास आ गए। वजीर अली ने कहा, मैंने सांप को देखकर निशाना लगाया था। कादिर खान बोला, अगर निशाना ठीक लगा तो फिर सांप की लाश के टुकड़े यहीं होने चाहिए, मगर कुछ भी नहीं है, सांप बचकर निकल गया है। थोड़ी देर बाद दिन का उजाला फैलने लगा तो कादिर खान ने मेरी कोठरी के बंद दरवाजे को खटखटाकर कहा, बाहर आ जाओ। मैं पहले ही तैयार बैठा था, जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर भी एक चरपाई बिछी हुई थी, मुझे चरपाई पर बिठा दिया गया। मालूम हुआ कि सांप की लाश के टुकड़े कहीं नहीं मिले और सांप बचकर निकल गया है। वजीर अली नहीं मान रहा था। चांद भाई ने हमें वहीं नाश्ता ला कर दिया। हम तीनों चारपाई पर बैठकर नाश्ता करने लगे। इस दौरान हम थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्दन फेर कर चारपाई के चारों तरफ और नीचे झांक कर देख लेते थे, कहीं सांप आया तो नहीं है। कादिर खान मुझे किसी गहरी सोच में लगता था। जब मैंने इससे पूछा कि वो क्या सोच रहा है और क्या हम सांप को हलाक कर सकेंगे या नहीं, तो इसने प्याली में चैनक से चाय डालते हुए कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मसलन तुम क्या सोच रहे हो? वजीर अली ने पूछा। कादिर खान कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं कि हमने सांप को मारने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था, मगर वो बच भी सकता है, जैसे आज रात बचकर निकल गया। और ये भी हो सकता है कि वो हम में से किसी को गाफिल पाकर या अपने ऊपर हमला होते देखकर हम में से किसी पर हमला कर दे और हमें डस ले। इसे तो सिर्फ हमारे कमांडो के जिस्म के साथ मुंह ही लगाना होगा और इसका सारा जहर खुद ब खुद इसके खून में शामिल होकर इसे पत्थर कर देगा। मैं और वजीर अली कुछ ना बोले। कादिर खान ने कहा, हमें इसका भी कुछ बंदोबस्त पहले से कर रखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता सांप हमारे कमांडो को डस लेता है तो इसे किस तरह से बचाया जा सकता है। मैंने कहा, इस तरफ तो मेरा ख्याल भी नहीं गया था, क्योंकि तुमने खुद ही मुझे बताया था कि सांप के कांटे का कोई इलाज नहीं है। कादिर खान बोला, दुनिया में कोई सांप ऐसा नहीं है जिसके कांटे का इलाज कुदरत ने पैदा ना किया हो। यह अलग बात है कि सांप डसने के बाद आदमी को इतनी मोहलत ही ना दे कि वो अपने इलाज कर सके। वजीर अली ने कहा, तो तुम्हारे दिमाग में इस मूजी सांप के कांटे का क्या इलाज है? कादिर खान ने सिगरेट लगा लिया था। सिगरेट पीते हुए उसने आंखें सुकेड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता बोला, कुदरत ने हर जहर का तोड़ पैदा कर रखा है। जो बिच्छू आदमी को काट कर मार डालता है या मौत के करीब पहुंचा देता है, इसके जहर का तोड़ इसी बिच्छू के जिस्म में मौजूद है। अगर आदमी इस बिच्छू को मारकर इसको जला दे और इसकी राख किसी जगह मल दे जहां बिच्छू ने काटा, तो जहर का असर खत्म हो जाता है। सोचने की बात है कि सांप इस कदर मोहलिक जहर अपने मुंह में रखता है कि अगर आदमी के जिस्म में जरा सा भी दाखिल हो जाए तो आदमी मरकर पत्थर का हो जाता है। मगर खुद इस सांप को जहर कुछ नहीं कहता। सांप नहीं मरता। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही हो सकती है कि सांप के अंदर इस जहर का तरियाक जरूर मौजूद होगा। वजीर अली ने कहा, कहते तो तुम बिल्कुल ठीक बात हो, मगर सांप के मुंह में जहर कहाँ ठहर सकता है? कादिर खान कहने लगा, सांप के तालू के साथ एक नरम झिल्ली की थैली बनी होती है। सांप का जहर इस थैली में होता है। इस थैली को कुदरत ने इस कदर ताकतवर बनाया है कि जहरीले से जहरीले सांप के जहर का असर इस थैली पर नहीं होता। जो जहर इंसान के खून में दाखिल होकर इसके जिस्म को मोम की तरह पिघला देता है, वही जहर सांप के मुंह की थैली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वजीर अली ने कहा, लेकिन हमारे दोस्त के पास तो ऐसी कोई थैली नहीं है, इसको सांप के जहर से कैसे बचाया जा सकता है? सोचने की तो ये बात है। कादिर खान गौर फिक्र करने के अंदाज में बोला, जंगल में और खास तौर पर मुंबई में और मध्य प्रदेश के जंगलों में हर किस्म के जहरीले सांप पाए जाते हैं और सैकड़ों आदमी इन सांपों के डसने से हलाक हो जाते हैं। बहुत कम सपेरों को ये राज मालूम है कि इन जंगलों में ही कुदरत ने एक ऐसी जड़ी बूटी भी उगाई है जिस पर नीले रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। इन फूलों की शक्ल सांप की शक्ल जैसी होती है। ये फूल इस बूटी को 12 महीने लगते हैं। अगर इन फूलों को कूट कर इसका सफूफा आदमी को खिला दिया जाए तो इस पर जहरीले से जहरीले सांप के जहर का असर भी नहीं होता।
वजीर अली खुश होकर बोला, कादिर भाई तुमने सारा मसला हल कर दिया है। आज ही जंगल में जाकर ये फूल ले आते हैं और इसका सफूफ अपने कमांडो को खिला देते हैं, सारी मुश्किल हल हो जाएगी। कादिर खान कहने लगा, मुश्किल ये है कि ये बूटी आसानी से नहीं मिलती, इसको तलाश करना बड़ा जान जोखों का काम है, लेकिन मैंने इसे तलाश करने का फैसला कर लिया है। हमारी मुसीबत का यही एक हल है। मैंने अपनी तसल्ली के लिए इससे पूछा, क्या ये बूटी हमारे आसपास के जंगल में मिल जाएगी? कादिर खान कहने लगा, मुझे यकीन है कि अगर तलाश की जाए तो ज़रूर मिल जाएगी। बंगाल के सुंदरबन वाले जंगल में तो ये बूटी आम मिल जाती है। पहले मैं यहाँ देखता हूँ, अगर यहाँ न मिली तो मैं सुंदरबन जाकर इसे ले आऊँगा। तुम लोगों ने देखा होगा कि सांप के कांटे से कभी कोई सपेरा नहीं मरता। इसलिए नहीं मरता कि इसके पास सांप का मनका होता है। नहीं, मन का मोहित लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सपेरा अपने पास रखता है। असल बात यह है कि हर सपेरे ने करंगफनी बूटी का सफूफ पी रखा होता है और सारी जिंदगी के लिए वो सांप के जहर से महफूज हो गया होता है। इस बूटी को सपेरे अपनी जबान में करंगफनी कहते हैं। अब कादिर खान ने इस पुरानी हवेली के इर्द गिर्द के जंगल में करंगफनी बूटी की तलाश शुरू कर दी थी। वो दिन के वक्त निकल जाता और सूरज गुरूब होने के बाद वापस आ जाता। इस दौरान हम लोग चौकस और पूरी तरह होशियार होकर बैठे रहते। मैं कोठरी के दरवाजे में चरपाई पर टांगे ऊपर करके बैठा रहता। वजीर अली भरी हुई बंदूक लिए कोठरी के बाहर चरपाई पर बैठा पैरा देता। इस तरह 3 दिन गुजर गए। इस दौरान रात के वक्त हमने सांप की फंकार की आवाज़ भी सुनी। ये आवाज़ सुनकर हमें यकीन हो गया कि सांप अभी जिंदा है और मेरे पीछे लगा हुआ है। हम ज़्यादा चौकस हो गए। चौथे रोज कादिर खान ने करंगफली बूटी को जंगल में ढूंढ निकाला। बूटी की पूरी झाड़ी वो खेड़ कर ले आया। बूटी की शाखों पर नीले रंग के छोटे छोटे फूल खिले हुए थे, जिनकी शक्ल छोटे सांप की सिरे से मिलती जुलती थी। इस वक्त इन फूलों को कूट कर पीसा गया, फिर इनका सफूफ बनाया गया। आधा सफूफ पानी में घोलकर कादिर खान ने मुझे पिला दिया। बाकी जो आधा बचा इसे घोलकर कादिर खान और वजीर अली ने पी लिया। वजीर अली सफूफ पीने के बाद बोला, लो भाई, सारी उम्र के लिए एक दुश्मन सांप से तो निजात मिल गई है। सफूफ का जायका फीका फीका था और इसमें से सौंफ की तरह खुशबू आ रही थी। जब मैं सफूफ पी चुका तो कादिर खान ने कहा, भाई अब अगर इस सांप ने तुम्हें काट भी लिया तो अल्लाह के फजल से तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुमकिन है तुम्हें काटने से इस बूटी के असर की वजह से सांप खुद मर जाए या बेहोश हो जाए। मैंने कहा, अब तो मुझे कोठरी के कैद से भी निजात मिल जानी चाहिए। मैं यहाँ पड़े पड़े पत्थर हो गया हूँ। कादिर खान बोला, नहीं भाई, जब तक हम सांप को कुचल नहीं डालते मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि बूटी आखिर बूटी होती है, इसका असर कम भी हो सकता है। अब हम कुछ बेफिक्र होकर सांप की खोज में लगे रहते। कभी मैं चारपाई से नीचे उतरकर कोठरी के आगे टहलने लगता, कभी वजीर अली या कादिर खान बंदूक मुझे देकर हवेली की दूसरी तरफ निकल जाते। इन्हें अपनी खुफिया कमी गाह की पहरेदारी भी करनी होती थी, क्योंकि महाराष्ट्र की खुफिया पुलिस इनके पीछे लगी थी। खुफिया पुलिस का मुझे भी हर लम्हा खतरा लगा रहता था, क्योंकि मैं भारतीय शहरी नहीं था। मैं पाकिस्तान से आया हुआ था और मेरे पास ज़रूरी कागजात वगैरह भी नहीं थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि मैं शिवसेना के मशहूर दहशतगर्द धर्मचंद का हमशक्ल था। अगरचे मैंने अपनी नाक की हड्डी ऊपर करवा ली थी और दाढ़ी मूछें भी रख ली थी, फिर भी शिवसेना का कोई आदमी मुझे गौर से देखे तो धर्मचंद कहकर बुला सकता था और ये बात मेरा राज फाश कर सकती थी कि जो पाकिस्तानी कमांडो धर्मचंद का हमशक्ल बनकर शिवसेना में घुसा हुआ था और जिसे बाल ठाकरे ने अपने सामने जहर का टीका लगवाया और ज़मीन में इसकी लाश को दफन किया था, वो शख्स जिंदा है। चुनाचा मुझे इस तरफ से भी होशियार रहना पड़ता था। हकीकत यह थी कि करंगफनी का सफूफ पीने के बाद हम तीनों मोदी सांप की तरफ से कुछ काफिल हो गए थे। दूसरी तरफ सांप मेरी घात में लगा हुआ था, मगर वो भी मोहतात हो गया था। खुदा जाने इसकी 6ठी 7वीं या 8वीं हिस्स ने बता दिया था कि 3 आदमी इसकी जान लेने हवेली में बंदूकें लिए बैठे हैं और एक बार तो इस पर फायर भी कर दिया गया था। एक दिन मैं नाश्ते के बाद कोठरी के दरवाजे में बिछी हुई चरपाई पर बैठा था। वजीर अली मेरे सामने वाली चरपाई पर लेटा हुआ था। कादिर खान हवेली की तरफ गया हुआ था कि अचानक सांप के बड़े जोर से फंकार सुनाई देने लगी। वजीर अली चरपाई पर से उछल पड़ा। मैं चरपाई पर घबराकर खड़ा हो गया। वजीर अली ने बंदूक सीधी कर ली। फंकार की आवाज़ चरपाई की पांति की तरफ से आई थी। वजीर अली ने इधर बगैर देखे भाले फायर कर दिया। मैं अपनी चरपाई से छलांग लगाकर वजीर अली की चरपाई पर आ गया। वजीर अली नीचे उतरकर देखने लगा कि सांप मर गया है कि नहीं। मैं छलांग लगाने के बाद अभी चरपाई पर संभला भी नहीं था कि अचानक कोई जोरदार चीज मेरी गर्दन के साथ आकर लगी और चिमट गई। मैंने घबराकर इसे हाथ से झटक दिया। ये वही मोदी सांप था। मैंने चीख मारकर कहा, वजीर भाई, ये सांप है, इसने मुझे काट लिया है। वजीर अली ने पलटकर देखा। बारिश भर का सांप एक तरफ जाता मुझे भी नजर आया। वजीर अली ने फायर झोंक दिया। मैं गर्दन को पकड़कर चरपाई पर गिर पड़ा। यह खौफ और दहशत का असर था। वजीर अली ने बंदूक में 2 कारतूस भरे और जिधर इसे सांप नजर आया था इस तरफ ऊपर तले 2 फायर कर दिए। फायरिंग की आवाज सुनकर कादिर खान दौड़ता हुआ आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ, वो चिल्लाया। मैं चरपाई पर नींद बेहोशी की हालत में पड़ा था, मगर मुझे महसूस हो गया था कि मेरा जिस्म सांप के जहर से पत्थर नहीं हुआ। सांप ने मुझे गर्दन पर काटा था। वजीर अली और कादिर खान दौड़कर मेरी तरफ आए। कादिर खान ने मेरी गर्दन को गौर से देखा। मैंने दहशत भरी आवाज में कहा, सांप ने डस लिया है। कादिर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा का शुक्र बजा लाओ, सांप ने तुम्हें डसा जरूर है, मगर तुम पर इसके जहर का असर नहीं हुआ।
अगर असर होना होता तो तुम ये कहने के लिए जिंदा न रहते कि मुझे सांप ने डसा है। इसने वजीर अली से कहा, वजीर अली, करंग बूटी ने अपना काम दिखा दिया है, ये अल्लाह के फजल से जिंदा सलामत है। सांप को तुमने मार डाला है ना? वजीर अली ने झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, 3 फायर किए हैं, मैंने वो जिंदा नहीं बचा होगा। मुझे चारपाई पर वैसे ही छोड़कर कादिर खान और वजीर अली सांप की तलाश में झाड़ियों की तरफ गए, मगर इन्हें कुछ ना मिला। कादिर खान मायूस होकर बोला, वजीर भाई, सांप एक बार फिर बचकर निकल गया है, तुम्हें निशाने पर फायर करने की मशक की जरूरत है। कादिर खान ने मेरी गर्दन पर जहां सांप ने काटा था उंगली लगाकर देखा। इसकी उंगली पर मेरी गर्दन से निकला हुआ खून का कतरा लगा हुआ था। इसका चेहरा खुशी से खिल गया था। कहने लगा, तुम्हारे खून पर जहर का कोई असर नहीं हुआ, सारा जहर तुम्हारे जिस्म में फैले हुए तिरियाकी सफूफ ने चूस कर बेअसर कर डाला है। इसने उंगली पर लगे खून को सूंघा, इसमें जहर की जरा सी भी बू नहीं है। खुदा ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। मैं उठकर बैठ गया। मुझे सिर्फ सांप की दहशत का थोड़ा सा असर था, मुझे अपने अंदर कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। कादिर खान कहने लगा, आज के बाद तुम्हें छूत की कोई बीमारी नहीं लग सकेगी। सांप के जहर ने तुम्हारे जिस्म को एक नई तवानाई दे दी है। वजीर अली बोला, लेकिन सांप बचकर निकल गया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद मैं इसकी तलाश में जाता हूँ। कादिर खान बोला, अब सांप को हलाक करने की भी जरूरत नहीं रही, वो दोबारा आकर काट सकता है। क्या जाने तिरियाकी सफूफ का असर 2-3 दिन बाद कमजोर पड़ जाए। कादिर खान किसी तजर्बेकार गुरु सपेरे के अंदाज में बोला, वजीर भाई, अब मुझे महसूस होता है कि हर इंसान को सांपों का थोड़ा बहुत इल्म जरूर होना चाहिए। फिर कादिर खान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, भाई, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जिस पर तुम्हें मुश्किल ही से यकीन आएगा। सुनो, चूंकि तुम इस मुदी सांप के कांटे से मरे नहीं, इसलिए सांप तुम्हें महानाग का इंसानी रूप समझने लगा है। मैंने कहा, सांप को कैसे पता चलेगा कि मैं मरा नहीं जिंदा हूँ? कादिर खान ने जवाब दिया, अगर तुम इसके डसने से मर जाते तो तुम्हारे जिस्म से वो बू निकलनी बंद हो जाती जिसको सूंघने के बाद सांप तुम्हारे पीछे लगा हुआ था। अब चूंकि इसे तुम्हारे जिस्म की बू बराबर महसूस हो रही होगी तो इसे यकीन हो जाएगा कि तुम जिंदा हो और इसके जहर का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। सांप इस बात को समझते हैं कि इनके जहर का असर सिर्फ इस शख्स पर नहीं होता जिसने महानाग का इंसानी रूप इख्तियार कर रखा हो, और महानाग को सारे सांप अपना देवता मानते हैं। बस अब सांप तुम्हें अपना देवता समझने लगा है। वो तुम्हारा अदब करेगा, तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पांव पर सर रखने की कोशिश करेगा। बस अगर वो ऐसा करे तो तुम ना डरना और ना इसे मारने की कोशिश करना। याद रखो, सांप अगर दोस्त बन जाए तो वो इंसान का बेहतरीन और निहायत अक्लमंद दोस्त साबित होता है। वजीर अली ने कहका लगाकर कहा, कादिर भाई, फिर तो मुझे सांप से डसवा लेना चाहिए, ये सांप तो मेरे बड़े काम आ सकता है। कादिर खान ने कहा, इसे तुम्हारे जिस्म की वो खास दुश्मनी की बू नहीं आ रही जिस पर इस सांप भिपर कर हमला करता है, लेकिन जानबूझकर किसी सांप के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। इसमें आगे चलकर कई खराबियां भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये गैर कुदरती बात है कि सांप आदमी का दोस्त बन जाए। कादिर खान ने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आदमी की नीयत नेक हो तो खुदा हर मरहले पर अपने फरिश्तों के जरिए इसकी हिफाजत करता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम खुदा के फजल से महफूज रहोगे। चलो बावर्ची खाने में चलकर चाय पीते हैं। आओ वजीर भाई, चलो भाई। और हम हवेली के किचन की तरफ चल पड़े। पहले मेरा इरादा मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ की तरफ जाने का था ताकि वहां के पसमानदा मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करूं। लेकिन मुरादाबाद से जो अखबार आए थे इनमें पढ़ा कि कश्मीर में हुर्रियत पसंदों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और वो हर महाज पर भारतीय मकबूजा फौज का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि इंडियन आर्मी ने भी कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयां तेज कर दी थी। चुनाचे मैंने कश्मीर के महाज पर जाकर अपने हुर्रियत पसंद कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना लड़ने का फैसला कर लिया। बुरी सांप का खतरा बकौल कादिर खान टल गया था। वैसे भी इसके कांटे से मैं हलाक नहीं हुआ था। अगरचे कादिर खान ने कहा था कि कुरंगफनी पत्तों का सफूफ साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर बाकी बचा हुआ सफूफ एक डब्बी में बंद करके अपने पास रख लिया था। मेरे कश्मीर के महाज पर जाने की कादिर खान और वजीर अली ने भी दिल से तायद की। चुनाचा मैं एक रोज इनसे रुखसत होकर मुरादाबाद के स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ और जम्मू तोवी की तरफ रवाना हो गया। जम्मू तोवी के कैलाश होटल में मुझे बूढ़े कश्मीरी से मिलकर कमांडो शेरबाज को अपनी आमद की इत्तला देनी थी। बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद मुझे होटल में ही मिल गया। इसने मुझे मायने खेज नजरों से देखा। मैंने इसे खास इशारा किया जिसका मतलब था कि मुझे कमांडो शेरबाज से मिलना है। मुजाहिद कश्मीरी ने जवाब में मुझे खास इशारा किया जिसका मतलब था कि मैं तुम्हें कमरे में आकर मिलूंगा। कैलाश होटल जम्मू के आला किस्म के होटलों में से था। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 6-7 रोज तक इस महंगे होटल में रह सकता था। महंगे होटल का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि वहाँ CID का खतरा कम होता था। खुफिया पुलिस वाले वहाँ मौजूद होते थे, मगर होटल में रिहाइश पजीर अफराद की बाअसर शख्सियत के पेश नज़र इन पर हाथ नहीं डालते थे, सिर्फ निगरानी करते थे। जबकि छोटे होटलों में जरा किसी मुसाफिर पर शक पड़ता तो इसे पकड़कर थाने ले जाते थे। रात के 8 बजे थे। मैं खाना खाकर अपने कमरे में पलंग पर लेटकर जम्मू से छपने वाले एक अंग्रेजी अखबार का मुताला कर रहा था कि दरवाजे पर किसी ने 3 बार खास अंदाज में दस्तक दी। मैं समझ गया कि कौन आया है।
मैंने आवाज़ दी, आ जाओ। दरवाज़ा खोलकर बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में पानी से भरा हुआ जग था जिस पर शीशे का ढक्कन चढ़ा हुआ था। कहने लगा, सर आपके लिए पानी लाया हूँ। यह मादनियाती पानी है सर। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद किया और मुजाहिद कश्मीर से कहा, शेरबाज खान मुझे कहाँ मिल सकता है? कश्मीरी मुजाहिद दरवाजे से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। कहने लगा, वो जम्मू में नहीं है, मुझे पता है कि वो कहाँ है। मैं इसे आज रात को पैगाम भिजवा दूंगा कि तुम आए हुए हो और इसे मिलना चाहते हो। यह कहकर कश्मीरी मुजाहिद चला गया। दूसरे दिन मैं दोपहर तक होटल के कमरे में ही रहा। इस दौरान मुझे सांप के दो एक बार ख्याल आया, मगर चूंकि अब मुझे इसकी तरफ से जान का खतरा नहीं था, इसलिए कुदरती तौर पर मेरे जहन से इसका ख्याल महवूब होना शुरू हो गया था। वैसे भी मैं सांप के इलाके से बहुत दूर भारत के शुमाल में आ चुका था। इतनी दूर सांप को मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी, जबकि इसने मुझे डसना भी नहीं था। मैं एक तरह से मैदान जंग में आ गया था और मैदान जंग में आने के बाद मुझे सांप के बारे में कादिर खान की बातें बेहकीकत और बेसरोपा महसूस होने लगी थी। मुझे जम्मू के कैलाश होटल में ठहरे 3 दिन गुजरे थे। कश्मीरी मुजाहिद मेरे कमरे में नहीं आया था। जाहिर है इसे कमांडो शेरबाज की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला था। मैं ज़्यादा वक्त होटल के कमरे में ही गुजारता, इस ख्याल से कि खौमखा बाहर निकलने से खुफिया पुलिस वालों की नज़रों में आ जाऊंगा। तीसरे दिन शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा लेटा तंग आ गया और जैकेट और ऊनी टोपी पहनकर बाहर निकल गया। जम्मू में सख्त सर्दी पड़ रही थी। कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही थी। जम्मू शहर मेरा जाना पहचाना शहर था। मैं टहलते टहलते दरिया तौबी की तरफ निकल आया। होटल से निकलने के साथ ही मैंने महसूस किया था कि मैं निगाहों में आ गया हूँ और मेरा पीछा किया जा रहा है। होटल के गेट से निकलते वक्त मैंने एक आदमी को देखा था जो एक तरफ बेंच पर स्वेटर कोट और ऊनी टोपी पहने गेट के चौकीदार के पास बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं इसके करीब से गुजरा तो इसने मुझ पर गहरी निगाह डाली। मैं ऐसी निगाहों को खूब पहचानता था। मैं खामोशी से आगे निकल गया। सामने सड़क के दोनों जानिब बत्तियां रोशन थीं। 60-70 कदम आगे जाकर सड़क दरिया की तरफ मुड़ जाती थी। सड़क मुड़ते हुए मैंने गर्दन को खुजाने के बहाने पीछे देखा तो मुझसे 20-25 कदम पीछे वही गेट वाला आदमी चला आ रहा था। मैं सड़क का मोड़ घूम गया, समझ गया कि खुफिया पुलिस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपने साथ मुरादाबाद से चलते वक्त कमांडो चाकू या पिस्तौल वगैरह नहीं लाया था। इसकी वजह यह थी कि जम्मू का इलाका हसास तरीन इलाका था और जहां दाखिल होते वक्त मुसाफिरों की तलाशी ली जाती थी। दूसरी वजह यह थी कि मैं जंग के महाज पर जा रहा था और महाज पर मुझे हर किस्म के असला मिल सकता था। मैं सोचकर मुतमईन था कि जो खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे लगा है, इसके ख्याल में मैं होटल में अजनबी हूँ, पंजाब हरियाणा वगैरह से आया हूँ और वो मामूल की ड्यूटी पूरी कर रहा है। इसे मेरे बारे में पूरी तफसील और मेरे पूरे रिकॉर्ड का इल्म नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वो फौरन पुलिस को इतला कर देता कि गुजरात महाराष्ट्र का खतरनाक पाकिस्तानी जासूस इस वक्त होटल में मौजूद है और पुलिस इसी वक्त आकर मुझे गिरफ्तार कर लेती।